सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी साहित्य जो काल विभाजन है, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय है वे विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक जो समय है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के नाम से इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें हम लोग आज रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रीतिकाल। चलिए, हिंदी साहित्य के जो मध्य युग है, हिंदी साहित्य के जो मध्य युग के उत्तरार्ध काल रीतिकाल है, अर्थात जो हिंदी साहित्य के जो मध्य युग के अगला चरण क्या है? रीतिकाल है। रीति का एक सामान्य से अर्थ लिया जाता है कि काव्य के पद्धतियों से लिया जाता है या एक शैली। जैसा कि रीति नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई ना कोई एक पद्धति होगी या शैली से है, तो रीतिकाल में भी अनेक जो शैलियाँ हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो रीतिकाल का जो अर्थ है काव्य की पद्धति या शैली से है। इस काल के काव्यों में अलंकार तथा श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल का नाम भी दे दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो रीतिकाल है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। यहाँ के जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने श्रृंगारिक वर्णन किया, नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया। यहाँ तक कि उनके जो भेद है नायक नायिका, उन सब का अपने काव्य में रचना किए हैं। तो इसलिए श्रृंगारिक वर्णन अतिशयोक्ति हुआ, इसलिए इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना गया। कला पक्ष की प्रधानता के कारण इसे कला काल भी कहा गया। चलिए, यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि जो रीतिकाल जो समय है उसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना गया। वहीं काव्य दृष्टि की ओर देखें तो कला पक्ष की ओर कवियों का जो रुझान था वो ज्यादा कला पक्ष के ओर था, जिससे काव्य में कला को अत्यधिक महत्व दिया गया और उसने अपने काव्य को एकदम से उसके जो कला पक्ष था उसको निखारा है, जिसके कारण से कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे कला काल भी कहा गया। इस तरह से रीतिकाल जो कवि थे वो श्रृंगार रस प्रधान रचना की। उन्होंने जो दरबारी कवि थे, मूल रूप से क्या थे उन लोग? दरबारी कवि थे। जैसे घनानंद आपका ले लीजिए, इन्होंने अपने काव्य में प्रेमपूर्ण रचना की है, श्रृंगारिक वर्णन किए हैं। बिहारी ले सकते हैं, केशव जी ने अपने जो काव्य थे उसमें अलंकार के एकदम से ज्यादा उपयोग कर ली और इस तरह से उन्होंने अपने काव्य को एक कठिन काव्य बना डाला, इसलिए उसको केशव को कठिन काव्य का भूत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा रीतिकाल के जो पृष्ठभूमि उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। रीतिकाल में जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे। वे कोई राजाओं के जो अधीन रहकर उनके अनुसार काव्य की रचना किया करते थे। उनके जो विलासिता थी अपने चरम स्तर पे पहुंच चुकी थी। राजाओं के मनोरंजनार्थ वे अपनी जो काव्य जो रचनाएं किया करते थे वो राजा की इच्छा अनुसार किया करते थे। यहाँ तक कि राजा का श्रृंगारिक वर्णन भी करना पड़ता था, चूंकि वो दरबारी कवि थे, कोई राजा महाराजा के अधीन थे, तो वे जो कवि हुआ करते थे वो राजाओं का श्रृंगारिक वर्णन भी करते थे, जिनसे उनको राजा महाराजा लोग उनके जो वर्णन से खुश होकर उनको धन संपदा देते थे। इस तरह से यहाँ के जो कवि हुआ करते थे वो एक दरबारी कवि हुआ करते थे। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रीतिकाल में जो
तीन परंपराएं हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन तीन धाराओं के अनुकूल काव्य रचनाओं का कवियों ने अपना अपना रचना की। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि रीतिकाल का नामकरण और क्या क्या नाम से जानते हैं और कौन विद्वान ने उनका नामकरण किया है, इसके बारे में थोड़ा से चर्चाएं कर लेते हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अलंकृत काल। तो अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया। तो क्यों किया? तो इसके बारे में आपको जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि जो रीतिकाल है वो कला पक्ष की प्रधानता थी इसमें, जिसके कारण से जो कवि हुआ करते थे वे काव्य को एकदम उसमें श्रृंगारिक वर्णन किया करते थे, अलंकारों की प्रधानता थी। जैसे कि मैंने कहा कि जो भूषण थे जैसे मैंने बताया कि इस काल में अलंकार की, आपकी श्रृंगार की रस की प्रधानता होने के कारण से इसको श्रृंगार काल भी कहा गया। उसी तरह अलंकृत काल, इस समय के जो कवि थे वो अलंकार, अपने काव्य में अलंकारों की भरमार सी रख दी रीतिकाल में। तो इसलिए यह जो काल है अपने काव्य में अलंकारों की प्रधानता होने के कारण से कुछ यहाँ इस रीतिकाल के जो काव्य है वो अलंकार के बोझ से दबा सा प्रतीत होने लगा। इसलिए यहाँ पे अलंकृत काल भी कहा गया मिश्र बंधु के द्वारा। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल कहा। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि रीतिकाल में श्रृंगारिक वर्णन अत्यधिक अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था। इसमें जो काव्य रचनाएं हुई वो श्रृंगार प्रधान हुआ जिसमें श्री कृष्ण और राधा के बहाने कवियों ने नायक नायिकाओं का श्रृंगारिक वर्णन किया है, अति श्रृंगारिक वर्णन किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण, जिस कारण से इसको श्रृंगार काल भी कहा गया। तो किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनको श्रृंगार काल कहा। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है और किस किस विद्वानों ने, कवियों ने उसके नामकरण अपने हिसाब से क्या क्या नाम दिया है। चलिए इसमें भागीरथ है और रमाशंकर शुक्ल, इन्होंने क्या कहा रीतिकाल को? तो रसाल कहा, अर्थात कला का काल। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है कि रीतिकाल है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अलग एक काल है, जिसमें जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, श्रृंगारिक वर्णन का अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। इसमें रस की प्रधानता है, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जिस कारण से ये कला काल कहा गया। अर्थात कला पक्ष, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे कला काल भी कहा गया। तो इस तरह से जो रीतिकाल है उसको कला काल भी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि अंग्रेज विद्वान हैं एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। रीति, जैसे कि पूर्व में हमने पढ़ा कि रीति का अर्थ है काव्य पद्धति या शैलियां से है। तो इस तरह से एक शैली इसमें मैंने बताया कि 3 धाराएं चली, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि उन्होंने कहा क्या नाम दिया श्रृंगार काल का? तो रीतिकाल के नाम से इसको अभिहित किया। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि रीतिकाल का नामकरण मिश्र बंधु के द्वारा क्या कहा गया? तो अलंकृत काल कहा गया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं इनको श्रृंगार काल कहा गया। वहीं भागीरथ और रमाशंकर शुक्ल ने रसाल कहा, अर्थात कला काल कहा। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको रीतिकाल के नाम से संबोधित किया। तो इस तरह से जो रीतिकाल थी, जो रीतिकाल श्रृंगार काल कहा गया, विक्रम संवत 1700-1900 तक का जो समय था वो हिंदी साहित्य में एक श्रृंगार काल के रूप में वर्णन किया गया, कला काल के रूप में जाना गया। इस तरह से रीतिकाल का नामकरण यहाँ पे
कवियों के जो विद्वानों ने किया उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल में वो क्या क्या प्रवृत्ति थी, क्या विशेष बात थी, क्या उसके विशेषताएं थी, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट मैंने लिखा है पांडित्य का प्रदर्शन या आचार्य तत्व की धूम। जी हाँ दोस्तों, जो श्रृंगार काल था, जो रीतिकाल था, उसमें पांडित्य का प्रदर्शन किया गया। जो दरबारी कवि हुआ करते थे, जो कवियां हुए, उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया। आचार्य तत्व की धुन, उनमें एक तरह से अपने आप को आचार्य तत्व की धुन हो गई कि मतलब लक्षण ग्रंथ लिखे गए। पांडित्य का प्रदर्शन मतलब अपने आप को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में वहां पे अभिहित करने की कोशिश किए गए। पांडित्य का प्रदर्शन किया। यहाँ का जो कवि हुआ करते थे वो अपने समाज के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने अपने पांडित्य, अपने ज्ञान, अपनी विद्वता को प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ की रचना की गई और उसमें ज्यादातर उन्होंने अपने काव्य को कठिन बना डाला। उसमें रस, श्रृंगार, रस, अलंकारों की प्रधानता हुई, अपने पांडित्य का प्रदर्शन के। इस तरह से जो रीतिकाल, जो कवियां हुई, उन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन किया। इसमें लिखा है, दूसरा पॉइंट है कि नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का श्रृंगारिक वर्णन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रीतिकाल एक श्रृंगारिक वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण हुआ है। इसमें नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का श्रृंगारिक वर्णन है। इसमें नायक और नायिका का जो प्रेम पूर्ण जो चेष्टाएं हैं, उसका श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। इसमें इस काल में श्रृंगार रस प्रधान रूप से प्रयोग हुआ है। अतिशोक्ति वर्णन है, जैसे कि इसमें लिखा है अतिशोक्ति वर्णन मतलब एक जो लिमिटेशन है उससे आगे बढ़कर इन्होंने अतिशोक्ति वर्णन कर दिया है। नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है और उनके नक्शिक वर्णन किया गया है। नायिका के उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अलंकारों की प्रधानता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अलंकारों की प्रधानता के कारण इसको अलंकृत काल कहा गया। जैसे मिश्र बंधु जी ने पहले इनका नामकरण किया तो उन्होंने देखा कि इस जो रीति काल है, श्रृंगार काल है, उसमें अलंकारों की अत्यधिक प्रधानता है, अलंकार अत्यधिक उपयोग हुआ है, इसलिए उन्होंने अलंकृत काल कहा। इसलिए यहाँ पे विशेषताएं में आ जाएगा कि अलंकारों की प्रधानता। इसमें केशव जी ने अपने काव्य में अलंकारों के अत्यधिक उपयोग की, जिसके कारण से वो अपना जो काव्य है वो कठिन काव्य बना डाला, इसलिए उनको कठिन काव्य का भूत भी कहा गया। चलिए, जनसाधारण की उपेक्षा। इस काल में, रीति काल में जनसाधारण की उपेक्षा हुई है, क्योंकि जो राजा महाराजा थे विलासिता में ही डूबे रहते थे और जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी कवि थे। उन्होंने एक राजा के अधीन रहकर राजमहल में ही राजाओं की विलासिता को पूर्ण करने के लिए रचनाएं की। इसलिए उनका ध्यान क्या है, जनता के ऊपर, जनसाधारण के ऊपर उनकी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि वो राज दरबार में रहते थे और राजाओं के कहानुसार ही उनका वर्णन करते थे। इसलिए यहाँ पे रीतिकाल में जनसाधारण की उपेक्षा की गई। वही है छठवां, संस्कृत ग्रंथों का अंधानुकरण। जैसे कि ऊपर पॉइंट में हमने पढ़ा कि पांडित्य का प्रदर्शन, तो चूंकि यहाँ के जो कवि थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का, जैसे कठिन मतलब ग्रंथों का निर्माण किए जिसमें अपना पांडित्य झलकते हो। इसलिए संस्कृत ग्रंथों का अंधानुकरण। इस समय क्या हुआ कि संस्कृत जो ग्रंथ था उसका अंधानुकरण किया गया। जिन्होंने कोई स्वयं से धारा नहीं बनाई, उन्होंने सीधे संस्कृत ग्रंथों से जिस तरह से प्रयोग हुआ उस तरह से इन्होंने अंधानुकरण किया और अपने ग्रंथों को भी मतलब कठिन बना डाला। पांडित्य प्रदर्शन की इनमें जो धुन थी, जिसके कारण से इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अंधानुकरण किया। और इसमें अगला पॉइंट आता है आश्रयदाता राजाओं की भावनाओं की विशेष महत्व। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कवि थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे, अपने आश्रयदाता मतलब राजाओं के भावनाओं के अनुकूल ही कविता रचनाएं करते थे। और राजा महाराज क्या है, अपनी विलासिता को पूर्ण करने हेतु जिस तरह से उनकी भावना होती थी, उस तरह से जो कवि हुआ करते थे उनके भावनाओं के अनुकूल ही रचनाएं करते थे।
इसलिए यहाँ पे आश्रयदाता राजाओं की भावनाओं की विशेष महत्व, ये पॉइंट आता है कि उसमें जो राजा की जो भावनाएं होती है उसके अनुकूल ही कवि अपनी रचनाएं करते थे, क्योंकि वो एक स्वच्छंद कवि नहीं थे, वो राजा के अधीन रहा करते थे और राजा के अनुकूल ही अपने काव्य रचना किया करते थे। चलिए अगला पॉइंट आता है छंदों का प्रयोग। इस काल में छंदों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण से इस काल में क्या है, छंदों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। इस तरह से रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं हमने पढ़ा कि पांडित्य का प्रदर्शन, आचार्य तत्व की धुन, नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का श्रृंगारिक वर्णन, अतिशयोक्ति वर्णन भी हुआ है रीतिकाल में। अलंकारों की प्रधानता, इस काल में अलंकार की अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण इसको अलंकृत काल भी कहा गया। जनसाधारण की उपेक्षा हुई है, क्योंकि इस समय के जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी हुआ करते थे, किसी राजा किसी अपने आश्रयदाता के अधीन रहा करते थे और उनके अनुकूल ही अपनी रचनाएं करते थे, जिसके कारण से उसमें जनसाधारण की जो भावनाएं हैं उनका उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में उनकी कोई लेख नहीं मिलता। उसी तरह से संस्कृत ग्रंथों का अंधानुकरण किया गया। आश्रयदाता राजाओं की भावनाओं की विशेष महत्व, जैसे कि मैंने कहा कि राजा जो लेखक हुआ करते थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे, जिसके कारण से वो अपने जो राजा के आश्रयदाता उनके अनुकूल ही अपनी काव्य की रचना किया करते थे। छंदों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो रीतिकाल श्रृंगार काल है उसके अंतर्गत हमने ये उनकी विशेषताएं पढ़ ली, नामकरण के बारे में जान लिया। अब आगे हम लोग प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में। फिर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि रीतिकाल जो थी उनकी 3 धाराएं हुई, जिसमें रीतिबद्ध कवि हुए, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 तरह से परिपाटी में इनकी जो रचनाएं थी, जिनमें जो लेखक हैं ये तीन धाराओं में अपने जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन 3 परिपाटियों में ये रचनाएं की, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी क्या रचनाएं थी, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाएं क्या क्या उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आचार्य केशव जी जो रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है, आचार्य केशव, इनकी जो रचनाएं थे वो रामचंद्रिका, जैसे कि देख पा रहे हैं आचार्य केशव, इनकी जो रचनाएं थे वो रामचंद्रिका। दूसरा है सेनापति, इनकी जो रचनाएं हैं वे कवित्र रत्नाकर। पद्माकर, इनकी जो रचनाएं हैं जगद विनोद पद्माभरण, इनकी जो रचनाएं हैं किनका है तो पद्माकर का है। बिहारी जी ने क्या रचनाएं की तो बिहारी सतसई, जो कि ये फेमस है, इसको बिहारी सतसई, इसको ज्यादातर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिहारी सतसई किसकी रचना है तो बिहारी जी की रचना है। घनानंद, तो इनका जो है कवित्व संग्रह। इस तरह से रीतिकाल के प्रमुख कवि उनकी जो रचनाएं उनके बारे में हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। चलिए मैं इसके आगे रीतिकाल की जो धाराएं हैं, जो मैंने जैसे मैंने पहले बताया, 3 जो उनकी जो धाराएं थी उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।